Good afternoon, everyone. My name is Dr. Rohit, and today we will discuss the topic Parliamentary Committee. Parliamentary Committee means संसदीय समितियां. पहले तो हम जानेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है और उनका काम क्या होता है और ये किस लिए बनाई जाती हैं. हमारी जो पार्लियामेंट है वो इतनी एक ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है कि वो अपने सामने लाए गए जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उनको वो करती है. ठीक है. इसके लिए पहले हम देखेंगे कि ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमेटी आर ऑफ टू काइंड्स. एक आपकी होती है स्टैंडिंग कमेटी और सेकेंड वन इज एडहॉक कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली वो कमिटीज होती हैं जो पर्टिकुलर किसी एक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती हैं और जिनका काम जो कॉन्टिन्यूस एक साल के लिए अपना काम करती रहती हैं. और एडहॉक कमेटी के अंदर वो कमिटीज बनती हैं जो पर्टिकुलर किसी एक बेसिकली किसी एक काम के लिए बनाई जाती हैं और जैसे ही वो काम खत्म होता है वैसे ही वो एडहॉक कमेटी डिसॉल्व हो जाती है. तो पहले हम ये देखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कौन कौन सी कमिटीज होती हैं और एडहॉक कमेटी के अंदर कौन कौन सी कमिटीज होती हैं. मोटे तौर पर अगर ये समझा जाए जो हमने बात कही कि जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो दो तरह की होती हैं, जिनमें स्टैंडिंग कमेटी जिनको आप स्थायी समिति कहते हैं और एक एडहॉक कमेटी जो आपकी सदस्य समितियां कहलाती हैं. स्टैंडिंग कमेटी की जो नेचर होता है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस के बेस पे होता है कि वो कंटिन्यू हर एक साल के लिए बनती रहेंगी और जैसे ही एक साल उनका पूरा होता है जैसे ही फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो कमेटी फॉर्म की जाती है. ठीक है. और वैसे ही एडहॉक कमेटी पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए बनाई जाती है और जैसे ही वो काम पूरा होता है वैसे ही एडहॉक कमेटी आपकी डिसॉल्व हो जाती है. तो पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहले हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय देम स्टैंडिंग कमेटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज. इट मीन्स दैट अगर काम करने के नेचर पे देखा जाए तो जो आपकी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो बेसिकली 6 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, जिसमें पहली आपकी फाइनेंशियल कमेटी होती है. अब इन कमिटीज के अंदर भी बहुत सारी सब कमिटीज होती हैं जिनको हम आगे चलकर एक एक करके पढ़ेंगे. तो पहली जो आपकी फाइनेंशियल कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी के अंदर आपकी 3 तरह की कमिटीज जो आती हैं. द फर्स्ट वन इज पब्लिक अकाउंट कमिटी, द सेकेंड वन इज एस्टिमेट कमिटी एंड थर्ड वन इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. उसके बाद जो दूसरी कमिटी है जो आपकी कहलाती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी. ये इनका नंबर बेसिकली 24 होता है. कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जितनी भी कमिटीज होती हैं और पार्लियामेंट्री मेंबर जितने होते हैं वो सारे मेंबर्स किसी न किसी एक कमेटी के मेंबर होते ही हैं. तो सेकंड थी आपकी हमारी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी. तीसरी जिस कमेटी की हम बात कर रहे हैं, कमिटीज टू इंक्वायरी. इसके अंदर भी 3 कमिटीज हैं. कमिटी ऑन पिटीशन, कमिटी ऑन प्रिविलेज और थर्ड एथिक्स कमिटी. ये 3 तरह की कमिटी. द फोर्थ जो कमिटी है आपकी कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल. उसके अंदर आपकी 6 तरह की कमिटीज हैं. कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कमिटी ऑन welfare of SC and STs, committee on empowerment of women and joint committee on offices of profit. ये आपकी 4 कमेटी हो गई. पांचवी कमेटी की जो हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कमेटी रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस. इसमें वो सारी कमिटीज आती हैं जो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर डेली के बिजनेस डे टू डे जो लाइफ के काम होते हैं, डे टू डे जो काम होते हैं उनको देखा जाता है. जिसमें आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, रूल्स कमेटी और लास्ट कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस. जो 6 नंबर की कमेटी है, जो लास्ट वन, हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी. कमेटी कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विस टू द मेंबर. इसमें 4 तरह की कमिटीज हैं. जनरल पर्पस कमेटी,
हाउस कमिटी, लाइब्रेरी कमिटी, जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर। तो ये जो 6 कमिटीज थी जिनके बारे में हमने बात की, जिसमें आपकी स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर ये 6 तरह की कमिटीज हैं जिनके बारे में हमने बात की, जो जिसमें पहली आपकी फाइनेंशियल कमिटी के बाद जो आपकी फाइनेंशियल कमिटीज के अंदर भी 3 तरह की कमिटी, फिर उसके बाद आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, फिर उसके बाद कमिटी ऑन इंक्वायरी, कमिटी टू इंक्वायरी, फिर उसके बाद कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, फिफ्थ कमिटी इज रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, और सिक्स लास्ट वन इज हाउस कीपिंग कमिटी। ये जो 6 तरह की कमिटी हैं ये आपकी स्टैंडिंग कमिटी के अंदर आती हैं। स्टैंडिंग कमिटी वो कमिटीज होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस 1 साल के लिए बनाई जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि इनका जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है, इन्हें उससे पहले डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको स्टैंडिंग कमिटी कहते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी एडहॉक कमिटीज। एडहॉक कमिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एडहॉक कमिटी भी आपकी 2 भागों में डिवाइड की गई है, जिसमें आपकी इंक्वायरी कमिटी होती है और द सेकेंड वन एडवाइजरी कमिटी। एडहॉक कमिटीज वो कमिटीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाई जाती हैं, और जैसे ही वो काम या जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म होती है वैसे ही वो कमिटी भी डिसॉल्व हो जाती है। इंक्वायरी कमिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम time to time either by the 2 houses on a motion adopted, and in that behalf or by the speaker chairman to inquire into report on specific subject. For example, कहने का मतलब ये है कि जहाँ ऐसी बहुत सी इंक्वायरी की कमिटीज होती हैं जो टाइम टू टाइम पे फॉर्म की जाती हैं, इसके लिए दोनों हाउसेज में से किसी के भी द्वारा इस कमिटी को जो रेजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे जो आपकी एडहॉक कमिटीज हैं उसके अंदर आपकी इंक्वायरी कमेटी के भी कई तरह की कमिटीज हैं। कमिटी ऑन द कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एड्रेस, कमिटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, रेलवे कन्वेंशन कमिटी, कमिटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, फिफ्थ वन इज ज्वाइंट कमिटी ऑन बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट और ज्वाइंट कमिटी ऑन फर्टिलाइजर्स प्राइसिंग, next joint committee to inquire into irregularities in securities and banking transaction, next joint committee on stock market scam, next joint committee on security in parliament complex, next committee on provision of computer to members of parliament, offices of political parties and officers of the Lok Sabha Secretariat, and the next one committee on food management in Parliament House. इसके अलावा भी बहुत सारी कमिटीज हैं जिनको यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये वो कमिटीज हैं जो पर्टिकुलर किसी एक इंक्वायरी के लिए बनाई जाती है, किसी एक सब्जेक्ट की इंक्वायरी के लिए बनाई जाती है। इसके बाद जो हमारी एडवाइजरी कमेटी आती हैं, एडवाइजरी कमिटी include select or joint committees on bills which are appointed to consider and report on particular bills. These committees are distinguishable from the other ad hoc committees in as much as they are concerned with bills and the procedure to be followed by them is laid down in the rules of procedure and the direction by the speaker and chairman. इसको हम इस तरह समझते हैं कि जो आपकी एडवाइजरी कमेटी होती हैं उनके अंदर उनके अंतर्गत जो आपके विधेयकों के लिए और उसके लिए जो गठित की जाती हैं समितियां वो सम्मिलित की जाती हैं, जिनका फॉर्मेशन जो है किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य एडहॉक समितियों से इस अर्थ में अलग होती हैं कि ये विधेयकों से ही संबंधित है और इनके द्वारा जो एक्टिविटीज होती हैं, जो मेथड्स होते हैं वो अपनाए जाते हैं, और जो इनके मेथड्स होते हैं वो आपके लोकसभा के जो चेयरमैन स्पीकर होते हैं उनके डायरेक्शन में लिखी होती हैं। तो अभी तक आपने 2 तरह की कमिटीज देख ली,
पार्लियामेंट के अंदर दो तरह की कमिटीज़ हैं, जिनका पहला है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, जिनका परमानेंट नेचर होता है, और एक एडवाइजरी कमेटी, जिनका परमानेंट नेचर नहीं होता है, मतलब उनका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं होता है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आपकी 6 तरह की कमिटीज़ आती हैं, और एडवाइजरी कमेटी और एडहॉक कमिटीज़ के अंदर आपकी 2 तरह की कमिटीज़, जिसमें पहली है आपकी इंक्वायरी कमेटी और दूसरी है आपकी एडवाइजरी कमेटी। इसके बाद हम हर एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की हर एक कमेटी के अंदर जितनी भी कमेटीज़ हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो आपकी फाइनेंशियल कमेटी है, जो आपकी बेसिकली बजट से रिलेटेड होती है, उसके अंदर 3 तरह की कमेटी हैं, जिसमें हम पहले है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। At present, it consists of 22 members, 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. इस समय पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था, और तब से ये एग्जिस्टेंस में है। The members of the Public Account Committee are elected by the Parliament every year from amongst each member according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. हर वर्ष पार्लियामेंट के द्वारा इसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के मेथड्स के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्यों का इलेक्शन किया जाता है। इस प्रकार इसमें जितने भी पक्षों का प्रतिनिधित्व जिससे सुनिश्चित हो सके। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल के लिए फिक्स होता है, ठीक है। और समिति में किसी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कमेटी के अंदर किसी भी मिनिस्टर्स का इलेक्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि कोई भी जो मिनिस्टर है वो इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। कमेटी के जो चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट जो लोकसभा के स्पीकर हैं उसके द्वारा उन्हीं सदस्यों में से की जाती है। 1967 से पहले एक ट्रेडिशन चला आ रहा था कि जो इस कमेटी का अध्यक्ष होता है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से ही चुना जाता है। 1967 से पहले ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि इसका जो चेयरमैन है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन 67 से यह प्रोसीजर लाया गया और यह मैंडेटरी कर दिया गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनेगी उसका जो मेंबर होगा, उसका जो चेयरमैन होगा वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अगर कामों की बात की जाए तो इस कमेटी के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर जो सीएजी होता है उसके जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी जांच, उसका चेक एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। सीएजी पूरी रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो बेसिकली आपके फाइनेंस से रिलेटेड होती है, और फाइनेंस से रिलेटेड होने के कारण इस पब्लिक अकाउंट कमेटी की इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। दूसरी कमेटी की अगर हम बात करें तो दूसरी कमेटी का नाम है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी, जिसको आप हिंदी में प्राक्कलन समिति कहते हैं, ओरिजिनली इट हैड 25 मेंबर्स बट इन 1956 इट्स मेंबरशिप was raised to 30. इस समिति का जो ओरिजिन है वो 1921 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें वित्तीय समिति के रूप में देखा जा सकता था। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जॉन मेथाई की एडवाइस पे 1950 में पहली बार एस्टिमेट कमेटी का गठन किया गया। जब एस्टिमेट कमेटी बनी तो उस समय इसमें 25 मेंबर्स थे,
लेकिन 1956 में इसकी मेंबरशिप बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। All the 30 members are from Lok Sabha only. The Rajya Sabha has no representation in this committee. जो आपकी estimate committee है इसमें टोटल आपके 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से बिलोंग करते हैं। These members are elected by the Lok Sabha every year from amongst its own members according to the principle of proportional representation by means of a single transferable vote. जैसे इलेक्शन आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स का होता है वैसा ही इलेक्शन एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स का भी होता है। बस इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। एस्टिमेट कमेटी और इनका भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी 1 साल के लिए फिक्स होता है। और मिनिस्टर और कोई भी मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी और कोई भी मिनिस्टर इस कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता है। इस कमिटी का जो काम है वो बजट में सम्मिलित जितने भी एस्टिमेट हैं उनकी जांच करना और जितना भी एक्सपेंडिचर में किफ़ायती एडवाइस आप दे सकते हैं, इसलिए इसे एस्टिमेट कमेटी के रूप में बनाया गया क्योंकि इसका काम है एक अनुमान देना कि जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी बजट में आपको खर्चा हो रहा है उसका एक अनुमान देना। उससे अनुमान का मतलब हमें इस कमेटी का जो इम्पोर्टेंस है वो इससे क्योंकि एस्टिमेट कमेटी बजट से रिलेटेड आपके सारे अनुमान सरकार के सामने रखती है। जो थर्ड कमिटी है फाइनेंशियल कमेटी की वो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। दिस कमिटी वाज क्रिएटेड इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी। इस कमिटी का जो गठन किया गया था 1964 में कृष्णा मेनन समिति के एडवाइस पे किया गया था। ओरिजिनली इट हैड 15 मेंबर्स, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। However, in 1974, its membership was raised to 22, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. शुरुआत में जब इस कमिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापित की गई थी, तब इसमें 15 मेंबर्स थे जो आपके 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। उसके बाद 1974 में इसकी मेंबर का जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया और इसके नंबर 22 कर दिया गया जिसमें आपके 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे। The member of this committee are elected by the parliament every year from amongst its own member according to the principle of proportional representation by means of a single transferable voting system. इन समिति के जो मेंबर्स हैं उनका भी इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स के आधार पर होता है और इनका भी जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का होता है। और इस कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो ये कुछ कमिटीज थी जिनके बारे में, पार्लियामेंट्री कमिटीज जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की कमिटीज का डिस्कशन करेंगे जो आपकी कहलाती हैं डिपार्टमेंटल कमिटी जिनका नंबर 24 है। थैंक यू।